अब आगे से इतिहास के लेखन में कर्नल टोड ने जिन स्थानीय साधनों का उपयोग किया उनमें से महाकाव्यों को तथा चंद्रबरदाई व अन्य चारणों द्वारा लिखित काव्यों को उन्होंने अनावश्यक महत्व प्रदान कर दिया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि कई चारण काव्य तो लेखक के समय के पश्चात लुप्त हो चुके थे और जो सामग्री उपलब्ध है उसके भी बहुत थोड़े अंश का ही अनुवाद एवं संपादन हो पाया है। चारण साहित्य कितना प्रामाणिक है ये निश्चय करना सरल नहीं है। यहाँ गिब्बन का कथन स्मरणीय है जो उन्होंने गोत जाति के चारण साहित्य के विषय में लिखी थी कि प्राचीन लोकगीतों के अनिश्चित अर्थों पर विश्वास करके जो केवल बर्बरता को याद दिलाते हैं, उन्होंने कैसियोडोरस व जोनाडियस ने गोत जाति के उद्भव का इतिहास लिख दिया। चारण काव्यों ने प्रामाणिक तथ्यों को कम लिखा है और विजयों का वर्णन उन्होंने जाति के गौरव को बढ़ाने के लिए अति उत्साह के साथ अतिशयोक्ति की है और पराजय को कम से कम करके दिखाया गया। भारतीय चारण कवियों की ये विशेषताएं कदम कदम पर मिलती है। चापलूसी उनके व्यवहार का प्रमुख अंग रही है और राजपूत के समाज में जहाँ व्यक्तिगत एवं जातीय प्रतिस्पर्धा का अस्तित्व हमेशा रहा है, वहाँ चारणों ने इतिहास के मिथ्या रंगों से रंग देने का लोभ भी सदैव प्रबल रहा है। वास्तव में चारण साहित्य की उपयोगिता प्राचीन घटनाओं की प्रमाणिक सिद्ध करने की अपेक्षा प्राचीन काल में इन जातियों की आदतें, उनके रीति रिवाज, उनके विश्वासों की जानकारी देने में अधिक है। उनके तथ्यों का निरूपण यथा तथ्य नहीं है वरन उन्हें वह रूप प्रदान कर दिया गया है जो चारण उनके स्वामी वर्ग को अभिष्ट था। कवि का दिमाग अपने सभी पूर्वाग्रहों के साथ सुदूर प्राचीन काल में घटी घटनाओं पर प्रशिक्षित रहता है। चारणों की लेखन शैली का अच्छा उदाहरण वहाँ देखने को से मिलता है जहाँ वे राठौड़ों को कनौज राजवंश के साथ जोड़ते हैं अथवा चौहानों के द्वारा दक्षिण साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं। वर्तमान में किए गए शोध कार्यों में राजपूतों के उद्भव पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। वैदिक, क्षत्रिय और मध्यकालीन राजपूतों के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है और उसे भर देना संभव नहीं है। कुछ जातियों ने चारणों की सहायता से शैव को बौद्ध काल के क्षत्रियों के वंशजों के रूप में प्रतिस्थापित कर लिया और वे अपने आप को ब्राह्मणों से उच्चतर मानने लगे। लेकिन अब यह निश्चित हो चुका है कि इससे कई जातियां उद्भव कुषाण एवं शक हमलों के पश्चात हुआ है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही भारत में इन जातियों का आगमन प्रारंभ हो गया। सन 480 तक वे शक्तिशाली बन चुके थे। जब श्वेत हुणों ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया तो गुर्जर जाति का उद्भव उन्हीं श्वेत हुणों से हुआ जिन्होंने भारतीय धर्मों को स्वीकार कर लिया। उनके नेताओं से ही राजपूतों के उच्च एवं प्रतिष्ठित परिवारों का उदय हुआ। राज्य के सम्मान से युक्त होकर उन्होंने ब्राह्मणी संस्थाओं को स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणों की सहायता से ही वे महाभारत और रामायण के मिथकीय पात्रों के वंशज कहलाने लगे। ब्राह्मणों ने इस प्रयास में अनेक नवीन मिथकीय कथाओं को जन्म ग्रहण किया। कर्नल टोड ने उन कथाओं को अपने इतिहास में संकलित किया है जिसके अनुसार जापान के मिकेडो और पेरू इंका जाति के समान सूर्य एवं चंद्र के दो महान राजपूत जातियों का उद्भव हुआ। इसी कथा के समान मारवाड़ के राठौड़ों के लिए इस मिथ का निर्माण किया गया कि कन्नौज के प्रतिष्ठित राजवंश के संतान थे। रोम के नवीन साम्राज्य के दरबारी कवि वर्जिल ने अपने महाकाव्य एनीड में इसी प्रकार की मनोवर्ती का परिचय दिया है। अल्बान की एक प्राचीन प्रशासक जाति इयुलाई ने उत्पन्न सम्राट ऑगस्ट को इयुलस का वंशज बताया जो कि एनीस का पुत्र था। इसने एल्बा लोंगा बसाया था। इस प्रकार ऑगस्ट ट्रॉय के युद्ध में वीर नायकों का वंशज सिद्ध हो गया। टोड इस कीर्ति में एक विलक्षण तथ्य यह है कि इसका नृवंश शास्त्र का ज्ञान अधूरा था। वे चारणों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक इतिहास को अस्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राजपूत जाति के उद्भव को स्पष्ट करने के लिए साहित्यिक सिद्धांत को सामने रखा। वे जानते थे भविष्य में विद्वानों पौराणिक आख्यानों की बातें ग्राह्य नहीं होगी, लेकिन साहित्यिक यानी शक जाति की संस्कृति समाज शास्त्र को जानने में उनके पास कोई माध्यम नहीं था। इसलिए राजपूत शक हूण जातियों के ऊपरी सादृश्य को देखते हुए उन्होंने उत्तरी भारत के जाट एवं जेटाई गोत अंत में कैंट जुट जातियों किसी एक प्राचीन जाति से उत्पन्न मान लिया। इसी प्रकार आधे अंधेरे में तथ्यों की तलाश करते हुए लेखक ने सर्प पूजा की परंपरा को अनेक बार उल्लेख किया है। इस संदर्भ में सर ई टाइलर का मत उल्लेखनीय है। उन्होंने लिखा कि वर्षों पहले ये सिद्धांत कुछ कल्पनाशील लेखकों के हाथ में लग गया था। उन्होंने इसे वर्तमान काल में अप्रचलित दर्शनों, प्राचीन द्विड रहस्यों और प्राचीन शकुनवासी प्रतीकों जिसे वे
आर्काइटिक प्रतीकात्मक कहते हैं के साथ मिलाकर एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके परिणामस्वरूप एक गंभीर विद्यार्थी सर्प पूजा के नाम से आतंक का अनुभव करने लगा है। लेखक ने तक्षक जाति का बार बार उल्लेख किया है, जो स्पष्ट रूप से शक जातियों में से एक थी, लेकिन ये मानने का ये कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि सर्प पूजा शक जातियों की एक विशिष्टता थी। भारत में सर्प पूजा का जो रूप देखा गया है वो भारत के बाहर से आया है, वो ये आवश्यक नहीं है, वह शुद्ध रूप से यहाँ की परंपरा भी हो सकती है। राजपूतों के उद्भव के विषय में नवीनतर मतों में यहाँ संक्षेप में देखा जा सकता है। डॉक्टर विसेंट स्मिथ के मतानुसार क्षत्रिय शब्द किसी जाति विशेष का नाम न होकर आजीविका के माध्यम का वाचक है। राजपुत्र शब्द का प्रयोग शासक वर्ग के उन प्रतिनिधियों के लिए होता था जो अपनी शूरवीरता के बल पर किसी राजकुमारी का हाथ जीतते थे और अपने मात्र अधिकार की व्यवस्था से उन्हें कुछ ज़मीन मिल जाती थी, जिसे कालांतर में बढ़ाकर वे एक छोटे से राज्य की स्थापना कर लेते थे। सर जेम्स फ्रेजर ने रोम, असांटी, युगांडा तथा कुछ यूनानी राज्यों पर असली उत्तराधिकार के अनेक प्रकारों के नियमों का उल्लेख किया है। डॉक्टर स्मिथ ने आगे कहा है कि यह क्षत्रिय शब्द बड़ा अस्पष्ट अर्थ प्रदान करता है, न केवल मात्र उन प्रशासक वर्गों का वाचक प्रतीक होता है जो अपनी उत्पत्ति ब्राह्मणों से नहीं मानती। कभी कभी राजा ब्राह्मण भी होता था, लेकिन दरबार में ब्राह्मण का स्थान मंत्री का होता था, न कि राजा का नहीं। टॉड के इतिहास से हमें ये मालूम होता है कि राजपूताना में मंत्री के स्थान पर धीरे धीरे बनियों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि राजस्थान के ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा उनकी अशिक्षा के कारण संदिग्ध रही है। राजपूतों ने हमेशा ब्राह्मणों की अपेक्षा अपने भाटों और चारणों को अधिक महत्व प्रदान किया है। लगता है कि क्षत्रिय या राजपूत शब्द जन्म की अपेक्षा पद की गुरुता को व्यक्त करता है, इसलिए विदेशी जातियों ने जब भी यहाँ के प्रशासक का पद प्राप्त कर लिया तब वो क्षत्रिय का पद उन्हें बिना किसी सामाजिक मनोमालिन्य के प्राप्त हो गया होगा। कालांतर में ब्राह्मणों के पद प्रदर्शन से सजातीय विवाह, बहिर्विवाह, कॉन्फरेंसियों आदि के नियम बनाए गए। विदेशियों शक्ति जैसे बढ़ती हुई गई, उनके विदेशीपन को छिपाने के लिए सुविधाजनक आख्यानों को सृष्ट करना आवश्यक हो गया। इसी प्रक्रिया में उस आख्यान की उत्पत्ति, जिसे उसे प्रस्तुत इतिहास को दो विभिन्न रूपों में लिखा गया। उसके अनुसार प्राचीन ऋषियों की प्रेरणा से अग्निकुल के क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने ब्राह्मणों की सहायता से बौद्ध, जैन तथा अन्य विधर्मियों का दमन किया एवं प्राचीन परंपराओं को पुनः स्थापित किया। विदेशी आक्रमणों से यहाँ जो अल्पकालीन पतन की स्थिति आई थी, उसे हिंदुओं के धार्मिक साहित्य ने बड़ी कुशलता से छिपाया। अग्निकुल से संबंध होने से विशेषाधिकार केवल 4 जातियों को दिया गया, जिनके नाम प्रतिहार, परमार, चालुक्य, सोलंकी या चौहान। लेकिन ये मान लेने का हमारे पास स्पष्ट कारण है कि कविचंद ने पहले अग्निकुल का सम्मान केवल परमार जाति को प्राप्त था। कविचंद 12वीं शताब्दी में उपस्थित थे। राजपूताना में स्थानीय परंपरा इतनी अस्पष्ट थी कि एक स्थान पर ऋषि वशिष्ठ को एवं दूसरे स्थान पर विश्वामित्र को उस यज्ञ का पुरोहित बताया गया है, जिससे कि अग्निकुल राजवंशों का जन्म हुआ था। मेवाड़ के सिसोदियों के मामले में श्री डॉक्टर भंडारकर ने साक्ष्यों के साथ इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि गहलोत या गुहिलोत शब्द का अर्थ है गुहिल के पुत्र और गुहिल गुहोदत्त के नाम का संक्षिप्त है, जिसके द्वारा राज्य की स्थापना की गई थी। बॉर्नोद एल.डी. एंटिकल ऑफ इंडिया, लंदन 1914 में ये उन्होंने बयान दिया था। गुहिल गुर्जर जाति का था और गुर्जर उन हूणों के वंशज जो 6वीं शताब्दी में भारत आए। उन्होंने राजपूताना में एक राज्य की स्थापना की, जिनकी राजधानी भीनमाल या श्रीमाल थी। यह स्थान उस माउंट आबू से 50 मील दूर था, जिस पर राजपूतों की उत्पत्ति का यज्ञ किया गया। इसी शाखा ने सवे के लिए मैत्रक नाम को ग्रहण किया। कहा जाता है मेर जाति उनकी बहुत करीबी का संबंध था, जिस कारण इस स्थान का नाम मेरवाड़ा पड़ा। प्रस्तुत इतिहास में इस जाति के विवरण संपूर्णता दिया गया है। इसे तोड़ के वास्तविक विजेता बापा या बापा के शिलालेखों में नागर ब्राह्मणों जाति के संबंधित बताया गया तथा इन नागर ब्राह्मणों का वर्तमान केंद्र बड़ौदा राज्य के वादनगर नाम का कस्बा था। एक ब्राह्मण का राजपूत बन जाना प्रथम दृष्टया एक चौंकाने वाली बात प्रतीत होती है, लेकिन यह तथ्य है कि जातियों की संस्था उस समय तक उतनी व्यवस्थित नहीं हुई थी। एक ब्राह्मण उस राजवंश का पूर्वज बताने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अपने वंश के उद्भव सूर्य से बतलाता था।
यह अन्य प्रमाणों से सिद्ध होता है कि बाप्पा का एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। इन तथ्यों से प्रस्तुत इतिहास में दिए गए इस आख्यान को समझने में सहायता मिलती है। किस किस प्रकार एक भील की उंगली से खून निकालकर गोहिलादित्य ने कपास में टीका लगाया, जिससे कि उनका राज तिलक संपन्न हुआ। ऐसे अवसर पर रक्त का टीका लगाने की परंपरा कई वन्य जातियों से प्राप्त होती है। इसका उल्लेख हमें बेलिसर ईल द लोकल मुंडे डायनेसी ऑफ गुजरात लंदन 1886 मिलता है। उन दिनों भीलों और राजपूतों के बीच कोई निश्चित विभाजक रेखा का अस्तित्व नहीं था। भील जंगलों में स्वतंत्र स्वामी थे। बहुत प्राचीन काल से यहाँ जमीन पर उन्हीं का स्वामी था। वे कट्टर हिंदुओं की परंपरा का निर्वाह नहीं करते थे, लेकिन वे उन पतित कार्यों से बहुत दूर रहते थे जो डोम, चंडाल आदि निम्न जातियों का व्यवसाय था। भीलों के विषय में सामान्य विश्वास था कि वे मूल निवासी है और राजपूत शासक के कपाल पर रक्त का टीका लगाकर उन्होंने अपना ज्ञात उन्हें समर्पित कर दिया तथा उन्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया। यहाँ वन्य जातियाँ मीणों को जयपुर के कछुओं के साथ इसी प्रकार का संबंध रहा। प्रस्तुत इतिहास में दिए गए सारणी सूचनाओं के अनुसार दूसरी प्रमुख राजी जाति राठौड़ों का उद्भव एवं प्रवास कनौज के राजवंश से हुआ है। सन 1113 में जब शहाबुद्दीन ने कनौज जीत लिया, तब वहां के राजवंश के प्रतिनिधि पश्चिमी राजस्थान चले आए, लेकिन अब यह सुनिश्चित करने के लिए कनौज राजवंश राठौड़ नहीं बल्कि गैड़वाल जाति का था और कनौज पर मुस्लिम विजय से पहले से ही राठौड़ राजपूताना में बस चुके थे। इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। जोधपुर राज्य में बली हुकूमत कस्बे से हटुंडी और हस्तिकुंडी नामक प्राचीन नगर के ध्वजा अवशेषों पर सन 997 ईस्वी में एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें 4 राठौड़ राजाओं का नाम उल्लेख है जिन्होंने यहाँ 10वीं शताब्दी में राज किया था। लेकिन स्थानीय लोक कथाओं में राठौड़ वंश को कनौज के राजवंश के साथ जोड़ने का प्रयास दृष्टिगोचर होता है। ऐसा सुझाव दिया जाता है कि सन 753 ईस्वी से 973 ईस्वी तक राष्ट्रकूटों ने नासिक या मालखेड़ में राज्य किया था और राष्ट्रकूट नाम राठौड़ों से बहुत मिलता जुलता है। इसका संबंध उन रेड्डी या रंडी जातियों से भी था जो किसान थे और मद्रास छोड़कर दक्कन में आ बसे थे। लेकिन दक्कन के रेड्डी जाति का राजपूताना के राठौड़ों से संबंध जोड़ना अति संदेहास्पद प्रयास है। प्रस्तुत इतिहास में संदेल जाति को 37 राजकुलों में गिना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस जाति के बुंदेलखंड तथा मध्य भारत के बाहर एवं गोंड नामक वन्य जातियों से बहुत निकटता का संबंध रहा है। श्रीमान R.C. रसेल ने उन्हें केवल बाहर जातियों से ही जोड़ना ठीक समझते हैं, क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात होता है कि गौड़ मध्य भारत के प्रांतों में दक्षिण से आए थे और बुंदेलखंड में उन्होंने कोई महत्वपूर्ण बस्ती नहीं बसाई जो संदेलों के केंद्रीय स्थल था। लेकिन बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के एक गौड़ बस्ती और गौड़ तथा चंदेलों के निकट संबंधों परिणाम स्वरूप आज छतरपुर राज्य अस्तित्व में है। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में वर्तमान में जो खोजें हुई है उनका बहुत महत्व है। वे चारणों द्वारा दिए गए आख्यानों को संशोधित करने पर अवकाश प्रदान करते हैं। यद्यपि अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचने की स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है, यह आवश्यक है कि स्थानीय राजपूत परंपराओं एवं चारण लिखित गीतों का संकलन किया जाए और उन्हें उचित संपादन के साथ प्रकाशित किया जाए। राजपूताना के प्राचीन नगर स्थानों को जो आज लुप्त हो चुके उत्खनन होना चाहिए। जातिगत नैकट्य को सिद्ध करने के लिए शारीरिक रूपरेखा के चांद्रीय सिद्धांत को आजकल निष्ठा के साथ नहीं देखा जाता है, इसलिए इस विषय का अध्ययन वैज्ञानिक रीतियों से होना चाहिए। लेकिन इस सामान्य सिद्धांत को बिल्कुल सही समझा जा सकता है। कुछ उच्च वर्गीय राजपूत जातियों का उद्भव बाहर से आकर बसे हुए जातियों से हुआ एवं अन्य राजपूत जातियाँ यहीं से मूल निवासियों से विकसित हुई। प्रस्तुत इतिहास में दी एनालस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग में वह है जिसमें मेवाड़ में लोक धर्म, गौरी पूजा के उत्सव एवं लौकिक रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है। राजपूताना में प्रचलित अनेक पंथ, संप्रदाय, अंधविश्वासों का सूक्ष्म विवरण इस पुस्तक में उपलब्ध है। योद्धा जाति के राजपूत ने अपने स्वभाव के अनुसार शैव धर्म को स्वीकार किया। शैव रुद्र ही हैं जो वेदों को में ध्वंस के देवता हैं और लोगों के मन को आतंक से भर देते हैं। लिंग रूप में उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर के उत्तर में 14 मील दूर बना हुआ है, जिसे एक लिंग का मंदिर कहते हैं। राणा सुवे एक लिंग भगवान के दीवान के रूप में प्रस्तुत प्रशासन चलाते हैं। भगवान शिव के साथ जाति शास्त्रीय अभी तक कुछ दिनों नाथ के मंदिर पर शिलालेख प्रकाश पड़ता है। यह नाथ का मंदिर वर्तमान एक लिंग के मंदिर का भंडार गृह में बना हुआ है। शिलालेख सन 971 ईस्वी का है और भगवान लकुलिश को समर्पित है। लकुलिश शिव का एक रूप है और उनके हाथ में गदा दिखाया गया है।
लकुलिस के पूजक लकुलिस पाशुपात कहलाते हैं। शिलालेख में राजा का नाम श्री बप्पक बताया गया है। उन्हें गुइल वंश के राजाओं में चंद के समान ज्योतिर्मान बताया गया है। शिलालेख के अनुसार नागवाड़ा नामक स्थान पर राज्य करते थे। इस नगर में वर्तमान नागदा के रूप में पहचान की गई है। नागदा एक प्राचीन नगर था जिसका प्रस्तुत इतिहास कई बार उल्लेख आया है। वर्तमान में इस नगर के ध्वजास्थल पर उस पर्वत के नीचे देखा जा सकता है जहाँ एक लिंग जी का मंदिर है। शिलालेखों के श्री बप्पक निसंदेह मेवाड़ के राजवंश के परंपरागत संस्थापक बप्पा रावल है और नागदा उस समय उनके राज्य की राजधानी। इस शिलालेख से यह स्पष्ट है कि एकलिंग जी के मंदिर का अस्तित्व सन 971 से पहले से था, जैसा कि श्री भंडारकर ने भी लिखा। उन्होंने लिखा, इससे यह प्रदर्शित होता है कि टॉड जिस प्राचीन परंपरा का अनुसरण करते हुए नागेंद्र एवं बप्पा रावल के बचपन का वर्णन किया है उसमें सच्चाई है। जैसे ये समझना भी आसान हो जाता है कि उदयपुर के राणाओं में इस मंदिर में उनके घनिष्ठ संबंध का सूत्रपात कैसे हुआ, जिससे कि राणा इस मंदिर को प्रधान पुरोहित एवं एकलिंग जी के दीवान कहलाते हैं। राजपूत चरित्र का कोमल पक्ष नाथद्वारा के कृष्ण भक्ति संप्रदाय से अभिव्यक्ति होता है। उदयपुर के 22 मील दूर सियाड नामक स्थान पर सुप्राचीन ग्राम में स्थित इस मंदिर के महत्व को भी बहुत कुछ राणा जितना महत्वपूर्ण समझा जाता है। सन 1669-17 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मथुरा पर हमले की आशंका उत्पन्न हो गई थी। उस समय केशव देव की पावन प्रतिमा राणा राज सिंह ने वहाँ से हटा लिया और मूर्ति को लेकर गाड़ी सियाड पहुँचे। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान केशव देव ने गाड़ी रोक ली और उन्होंने वहीं रहने की इच्छा व्यक्त की। इस कारण उस प्रसिद्ध मंदिर को वहीं बनाया गया जहाँ प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री आते हैं। वल्लभाचार्य के संप्रदाय पूर्व एपिक्योरसी की एक प्रसिद्ध गद्दी है जहाँ मंदिर में महाराज अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सन 1861 में बम्बई की अदालत में चलाए गए महाराज के मानहानि के मुकदमे से ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि इस मुकदमे में एक दुखदायी षड्यंत्र को जन्म दिया। इस संप्रदाय के प्रति लोगों इतना क्षोभ व्याप्त हो गया था कि जयपुर के महाराजा ने अपने राज्य में स्थित 2 प्रसिद्ध मंदिरों जिनकी मूर्ति गोकुल से लाई थी, जयपुर छोड़कर भरतपुर चले जाने का आदेश जारी किया। टॉड इस तथ्य की गवाही प्रस्तुत करते हैं कि कृष्ण भक्ति को राजपूतों पर मानवीय प्रभाव पड़ा। वे कृष्ण को वज्र का अपोलो कहते हैं। वे यह भी निश्चयपूर्ण कहते हैं कि अकबर कृष्ण भक्ति के पक्ष में था। उनकी यह विशिष्टता जहांगीर और सांझ में भी दृष्टिगोचर होती है। अकबर एक नए धर्म की खोज में हिंदू, पारसी, ईसाई पंडितों से धर्म विवेचन करता और नाथद्वारा के मंदिर में चलने वाले इंद्रिय कर्मकांडों से वो निस्संदेह परिचित रहा होगा। प्रस्तुत इतिहास में राजपूतों के चरित्र को अनेक स्थानों पर विवेचन का विषय बनाया गया है। लेखक ने उनके प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की है एवं जिन राजपूतों के साथ अधिकारी के रूप में उसका समय व्यतीत हुआ है उनके प्रति उसके विश्वास आभार की भावना व्यक्त की है। यह मेवाड़ के सिसोदिया और मारवाड़ राठौड़ों के समान रूप लागू होती है जिनमें वे सर्वाधिक निकृष्ट बने रहे। दूसरी ओर जयपुर के कछुआओं के प्रति वो थोड़ी अनमनस्कता व्यक्त करता है, क्योंकि कछुआ नरेश की कूटनीतियाँ उन्हें पसंद नहीं थी। शायद बेटी सतह में उनके बंधुत्व को समान कायम करने में जयपुर ने जो टाल मटोल की उस कारण ऐसा हो सकता है, क्योंकि राजपूत नरेशों को बेटी सत्ता के साथ जोड़ने का कार्य में लेखक की गंभीर रुचि थी। राजपूतों के सद्गुण छिपे हुए नहीं है। उनका शौर्य, सहानुभूति एवं त्याग सर्वथा प्रशंसनीय है। स्त्रियों के प्रति उनका व्यवहार सर्वथा शौर्य और ओज से प्रेरित है। राजपूतों की कमजोरियों को यद्यपि टॉड ने विस्तार से नहीं लिखा है, लेकिन वे उनके इतिहास को पढ़ते ही बिल्कुल चाक्षुष हो उठते हैं। उनको कोई दुराव छिपाव नहीं है। उनके चरित्र की अस्थिरता, भावुकता से वंशीभूत होकर कार्य करने की प्रवृत्ति, युद्ध क्षेत्र में आतंकी हो उठने की आदत, जाति व्यवस्था के कारण उनके अन्य सीमाओं में हमेशा उन्हें सार्वजनिक शत्रुओं के सम्मुख कलीब बनाया। साथ ही कभी कभी उनका अपने ही प्रमुख के प्रति विश्वासघात, अफीम के अत्यधिक प्रयोग उनकी प्रगति को बाधित किया है। लेकिन उनमें जो बुराइयां मिलती है वे पूर्व के अधिकतर नरेशों में सुप्राय हैं और संपूर्णता से तुलना करने पर राजपूत नरेश भारत के अन्य राज्यों में श्रेष्ठतर सिद्ध होते हैं। उनके चरित्र, उनकी संस्थाओं बहुत कुछ ऐसा है जो मोम सेन के चित्रित प्राचीन गोल जाति की संस्कृति का स्मरण कराती है। राजपूत स्त्रियों के लिए कहा जा सकता है कि वे सद्गुणों की धनी, स्नेहशील, पतिपरायण होती है। वे परिवार पर नियंत्रण करती है, सुख दुख समान रूप से पति का साथ देती है। पति यदि कायरता प्रदर्शित करे तो मानस शुभ दौड़ता है। घर में समाज में उनका हितकारी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।